दोस्तों सबसे पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। आप सभी को इस साल जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आपकी विशेष है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस साल जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा हो जाए। दोस्तों आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी लाइमलाइट में अभी आया हुआ है। और पिछली वीडियो में दोस्तों मेरा एक व्यूअर, प्यारा व्यूअर, जिसने एक कमेंट किया था कि सर एक बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड के ऊपर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों ये फंड अभी काफ़ी न्यूज़ में आया हुआ है, काफ़ी चर्चा में आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस फंड ने 2020 में सबसे ज़्यादा रिटर्न इस कैटेगरी में कमा के दिया है। दोस्तों आज हम इसी फंड के बारे में एग्जैक्ट जानने वाले हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो दोस्तों आपको किस किस तरह के चैलेंजेस इस फंड में फेस करने पड़ रहे हैं और किस किस तरह के आपको बेनिफिट इस फंड में देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मिस कर देते हैं जो उनको बेहद देखनी जरूरी होती है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड, कुछ लोग इसको बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड भी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फंड क्या है और किस तरह से काम करता है, कहां पे आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये फंड 1 जनवरी 2013 को इस फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च किया गया था। आज हम इस फंड के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इस फंड का रेगुलर प्लान 2009 में बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात कर रहे हैं। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का ELSS फंड है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि ELSS कौन सी कैटेगरी है। दोस्तों ये एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि म्यूचुअल फंड द्वारा इस साल क्या पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रमोट की जा रही है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐड भी आपने देखी होगी जिसमें ELSS के बारे में आपको बताया जाता है और बहुत सारी प्रमोट की जा रही है। इस कैटेगरी को म्यूचुअल फंड द्वारा बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ज्यादातर पैसा इक्विटी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, यानी शेयर मार्केट में आपका पैसा इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। और मिस्टर आकाश मंगानी जो कि इस फंड के मैनेजर हैं, जो कि इस फंड को 2019 से रेगुलर अब तक मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने बैचलर की डिग्री की हुई है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। और दोस्तों करीबन इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पायोनियर इन्वेस्टो कॉर्प लिमिटेड के साथ काम किया है और गिरिक कैपिटल के साथ काम किया है और एमडॉक लिमिटेड के साथ भी उन्होंने काम किया है। दोस्तों करीबन इनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को लेके। दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने बिहाफ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर को नॉलेज नहीं होगी कि मेरे को पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, या उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि उन्होंने कैसी कैसी सिचुएशन से पैसा बनाया है, कैसी कैसी सिचुएशन में पैसा डुबाया है, तो दोस्तों अपने को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। उसके एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन को समझना और देखना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फंड मैनेजर के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अपने को देखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस फंड के AUM के बारे में बात करें, AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो करीबन दोस्तों इस फंड के पास एज ऑन 30 नवंबर 2020 तक अब तक इस फंड के पास 351 करोड़ रुपीस इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश किए जा चुके हैं। दोस्तों ये काफी कम AUM है, क्योंकि दोस्तों इस फंड को बहुत सारे लोग बहुत सारा मार्केट में लाइमलाइट नहीं मिला था, इसलिए दोस्तों लोग इस फंड को जानते नहीं है। इसीलिए इसका AUM आप देख रहे होंगे कि बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल ही 2020 में ही इस फंड ने ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है, इसीलिए ज्यादा लाइमलाइट में आ गया और इसीलिए ज्यादा इसकी मार्केट में चर्चा हो रही है। इसीलिए इसका AUM बहुत कम है, क्योंकि लोग इस फंड को जानते नहीं थे, लेकिन अब इसकी मार्केट में ज्यादा चर्चा हो रही है, इसीलिए लोग इस फंड के बारे में जानना बेहद प्रेफर कर रहे हैं या जरूरी समझ रहे हैं।
और अगर हम इसके एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा, अगर मान के चलो आप इस फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 28 से 29% पैसा, मतलब अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपका 28 या 29 रुपए फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। दूसरा मेजर सेक्टर है जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो है हेल्थ केयर, इसमें आपका 16% पैसा इन्वेस्ट होता है। तीसरा है केमिकल सेक्टर, इस सेक्टर में आपका करीबन 15.5% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। फोर्थ है टेक्नोलॉजी सेक्टर, इस सेक्टर में आपका करीबन 11.5% इन्वेस्ट होता है। अगला है एनर्जी सेक्टर, इस सेक्टर में आपका करीबन 6 से 7% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। अगला सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, इस सेक्टर में भी आपका 5 से 6% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इन सभी सेक्टर्स की एक एक कंपनी का एग्जांपल लें तो दोस्तों इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करीबन 63 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम इन सेक्टर की एक एक कंपनी का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है HDFC बैंक, दूसरा सेक्टर है इसका हेल्थ केयर सेक्टर, उस सेक्टर से एक कंपनी ले तो वो है डेविज लेबोरेटरी। तीसरा सेक्टर है केमिकल सेक्टर, केमिकल से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है PI इंडस्ट्री जैसी कंपनीज में। अगला है टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन्फोसिस जैसी एक बेहद ही प्रमुख और इंडिया की बेस्ट कंपनीज है टेक्नोलॉजी में। इन्फोसिस उस कंपनी में आपका इस फंड के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। अगला सेक्टर है एनर्जी, उसकी एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको आप सभी जानते होंगे, पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस फंड के तहत आपका पैसा इस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम लास्ट सेक्टर की बात करें तो वो है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में। अगर आप डायरेक्ट इन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अदर किसी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मार्केट में काफी अलग तरह के ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेरी आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि आप फ्री एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हम ऐसा ब्रोकर चूज कर लेते हैं विदाउट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि कई बार अपने को ऐसा ब्रोकर मिल जाता है जहां पे आपको कई तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं उस ब्रोकर को, जिसका अपने को पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़ती। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन एंजल ब्रोकिंग के साथ आप कर सकते हैं और ना ही आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एंजल ब्रोकिंग द्वारा चार्ज किया जाता। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वहां पे अपने को अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे चार्जेस पे करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरह का पहले साल में किसी भी तरह का कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, कहने का मतलब अगर आपने आज कोई स्टॉक खरीदा और आने वाले 1, 2, 5, 10 दिन या 1 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इस सिचुएशन में आपको किसी तरह का कोई चार्जेस एंजल ब्रोकिंग के द्वारा चार्ज नहीं किया जाता। और अगर आप इंट्रा डे में ट्रेड करते हैं तो भी आपको फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपको एंजल ब्रोकिंग को देना पड़ता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक दे दिया है, जहां पे जाके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इस फंड में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहला SIP, दूसरा लमसम। अगर आप इस फंड में SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप इस फंड में लमसम के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में मिनिमम 1 टाइम 500 रुपीज अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें, इस फंड में आपको 2 तरह के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो चार्जेस, दूसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपके फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 से नया इंट्रोड्यूस चार्जेस किया था हर म्यूचुअल फंड में, जो आपको देना पड़ता है। 1 जुलाई 2020 से पहले आपको नहीं देना पड़ता था ये चार्जेस। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो चार्जेस के बारे में बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्जेस है 1.51%। मगर अगर आप इस फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1.5 रुपए आपका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस में काट लिया जाएगा और स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है 0.005%। अगर हम इस फंड के टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, इस फंड में आपको एक तरह का टैक्स भी पे करना पड़ता है, वो है LTCG। LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप इस फंड से 3 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो उस टाइम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है फ्लैट 10%। लेकिन यहाँ पे आपको
इंडियन लॉ के हिसाब से आपका अंडर सेक्शन 80C के तहत आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का रिबेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 80C का एक बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपको इस फंड के नाम से ही पता चल गया होगा कि टैक्स एडवांटेज फंड ये है। टैक्स एडवांटेज का मतलब यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का रिबेट मिल जाता है। और अगर हम इस फंड का रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने 2020 में सबसे ज्यादा रिटर्न इस कैटेगरी में कमा के दिया है। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो करीबन 34% का रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो करीबन 9-9.5% का रिटर्न 3 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल में करीबन 16% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें, जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 17% का रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। अगर हम इसके फंड के प्रोज और कॉन्स को देखें, प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते तो क्या अपने को बेनिफिट मिलता है, अगर हम और क्या अपने को नुकसान होता है अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला फायदा है इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम SIP 100 रुपए है, लमसम 500 रुपए है। दूसरा फायदा है इस फंड में आपको किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देना पड़ता, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कोई इक्विटी से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड होता है अपने को उनमें एक एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देना पड़ता। तीसरा फायदा है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है इस कैटेगरी में, ELSS कैटेगरी में। और दोस्तों अगर हम इस फंड के नुकसान के बारे में बात करें, पहला नुकसान है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्जेस। इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस काफी ज्यादा देना पड़ता है, 1.5%, क्योंकि दोस्तों इस फंड का AUM काफी कम है, इसीलिए चार्जेस भी ज्यादा लो हो जाता है। जब हम किसी फंड का AUM कम होता है तो उसका चार्जेस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंपनी को पैसा कमाना होता है और एक्सपेंस रेशियो चार्जेस एक पैसे कमाने का ही एक जरिया है। इनको ये चार्जेस जब मिलता है तभी कंपनी सरवाइव कर पाती है। और दूसरा नुकसान है इस फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे आपको एक लॉक इन पीरियड मिलता है 3 साल का, जो मैंने आपको बताया था कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। वो है अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल से पहले आप पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। यहां पे आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिल जाता है। दोस्तों अगला नुकसान है इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस फंड में थोड़ा बहुत रिस्क भी देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत क्या, मॉडरेट रिस्क आपको इस फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मॉडरेट रिस्क आपको देखने को यहां पे मिल जाता है, क्योंकि आपका पैसा इस फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जहां पे फ्लक्चुएशन के कारण आपके इन्वेस्टमेंट पे भी उतना इफेक्ट पड़ता है जितना कंपनियों के स्टॉक पे पड़ता है यहां पे। इसलिए एक इस फंड का ये नुकसान है। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी ने फंड को क्यों लॉन्च किया है या क्यों शुरू किया है। तो दोस्तों इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूं, उनकी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज एंड इक्विटी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके। दोस्तों ये ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पे जो टॉप कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक अगर लोअर प्राइस पे इसको मिल जाते हैं तो ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना ये ज्यादा पसंद करता है। दोस्तों ये होगी इस फंड के बारे में बात। अगर हम बात करें कि हमको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोस्तों मैं ऐसे फंडों को बिल्कुल अवॉइड करता हूं जिनमें किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम किसी ऐसे लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बीच में अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहां से पैसा निकाल पाएंगे। इस फंड में आप 3 साल से पैसे पहले नहीं निकाल सकते, और यहाँ इसीलिए मेरे को ये इसका डिसएडवांटेज लगता है कि इसमें एक लॉक इन पीरियड है। ऐसे म्यूचुअल फंड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो कि जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पैसा निकालने में दिक्कत होती है, पैसा नहीं निकाल सकते। कई बार अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है और लॉक इन पीरियड के कारण हम अपना पैसा नहीं निकाल सकते। और लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा भी एक ऑप्शन होता है लॉक इन पीरियड वाला, क्योंकि उस फंड में आप पैसा निकाल तो सकते नहीं लेकिन आपका कॉर्पस जनरेट हो जाता है और आपको इकट्ठा पैसा ज्यादा मिलता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3 साल से तो पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते और लंबे समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी आपको
फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरी आपको रेकमेंडेशन नहीं है। मेरे को तो ये ऐसे लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे को कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, और अगर हम किसी लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो अपने को पैसा निकालने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक कॉर्पस जनरेट करना है तो आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको किसी भी तरह की कोई रेकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बना के देता हूं, जिससे आपको फंड के बारे में एक्चुअल पता चल सके कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह के चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, कौन आपके फंड को मैनेज कर रहा है, और अगर किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड किसी म्यूचुअल फंड में है तो आपको वो भी पता चल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो इस तरह की बना के देता हूं। हर म्यूचुअल फंड का मैं आपको रिव्यू इसीलिए करके देता हूं कि आप उस फंड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और अपना डिसीजन बना सके। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी का भी लिंक दे दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।